हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी, पोरोसिटी पढ़ा हुआ था, वाटर कंटेंट पढ़ा हुआ था और इनके रिलेशनशिप देखे हुए थे। तो इस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स जो है लास्ट क्लास में कर लिए हैं। अब हम उसी के आगे हम करेंगे कि जब हमारी सॉइल वाटर के साथ मिलती है तो उस कंडीशन पे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है कि सॉइल पे वाटर कितना प्रेजेंट है, क्योंकि यदि वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वाटर कंटेंट सॉइल में कितना है ना। तो सबसे पहले हम उसी को आगे देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, क्योंकि हम कहीं पे भी कोई भी टेस्ट करेंगे तो क्योंकि हमको पता है कि सॉइल में यदि वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारा इफेक्ट आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट ही करते हैं क्या, वाटर कंटेंट सॉइल का, है ना। तो वाटर कंटेंट को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है ना। अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, लैब के लिए अलग मेथड यूज़ होती हैं, फील्ड में अलग मेथड यूज़ होती हैं, है ना। तो उनमें देखेंगे कौन सी फील्ड मेथड है, कौन सी लैब मेथड है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस पर कौन कौन सी मेथड होती है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने की, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होती है हमारी वो होती है ओवन ड्राइंग मेथड, है ना। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है ओवन ड्राइंग मेथड। उसके अलावा और भी मेथड्स हैं हमारी, जैसे सैंड बाथ मेथड हो गई हमारी, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो टॉर्सन बैलेंस मेथड हमारी हो जाती है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है हमारी, अल्कोहल मेथड है हमारी, है ना। पिक्नोमीटर मेथड है जिसकी सहायता से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं पिक्नोमीटर की सहायता से, है ना। उसके बाद रेडिएशन मेथड हमारी होती है। तो ये बहुत सारी मेथड है हमारी वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। हम एक एक से देखेंगे किस मेथड का क्या स्पेसिफिकेशन है ना, क्या क्या चीज़ें हों उस मेथड में। सबसे पहले हम देखते हैं ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड में क्या होता है हमारा, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हमारा यूज होगा क्या, हमारा ओवन, वाटर कंटेंट को निकालने। सबसे पहले तो हमको पता है वाटर कंटेंट होता क्या है। तो वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू हमने देखा था वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, है ना। ये चीज़ हमने देखी हुई थी वाटर कंटेंट निकालने के लिए, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। जैसे ही हमारा वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, सॉइल का वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम साइड में या फील्ड में गए, वहाँ से सॉइल सैंपल को कलेक्ट करके लेके आए। सॉइल को हमने कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करने के बाद हमने देखा, हमने उसको एक कंटेनर में रख लिया और उसको हमने क्या कर दिया, वेइंग मशीन से उसका वेट ले लिया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो हम साइड में गए थे तो साइड में हमने सॉइल सैंपल लेके आए। सॉइल सैंपल का हमने क्या कर लिया, वेट कर लिया। इसका वेट सपोज दैट क्या है, हमारा W1 है। इसका वेट हमारा क्या है, W1 है ना। इसको हमने सॉइल सैंपल को किसी कंटेनर में रखा और उस एम्प्टी कंटेनर का जो वेट है सपोज वो क्या है, हमारा W0 है, ठीक है। इस सॉइल सैंपल को हमने क्या कर दिया, 24 घंटे के लिए ओवन पे रख दिया और उसको कितने डिग्री से गर्म कर दिया, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद हम देखेंगे, अब जो हम सॉइल लेकर आए थे, जो हम फील्ड से जो सॉइल लेकर आए थे या जो सैंपल हम लेके आए हैं, उस पर हमारा हो सकता है हमारा उस पर क्या हो, वाटर भी हो, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट यदि है उस पर तो वाटर भी होगा और हो सकता है उस पर क्या, एयर भी हो, है ना। सॉलिड्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा जो सॉइल है वो किससे मिलकर बना है, उस पर सॉलिड्स होगा, एयर होगा और वाटर होगा, है ना। तो जब हम इसको ओवन पर रख 24 घंटे के लिए रख देते हैं और 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ एयर और सॉलिड्स बचेंगे, है ना। फिर हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको निकाल के हम इसका वेट कर लेते हैं। तो इसका वेट सपोज दैट क्या है हमारे पास, W2। अब हमारे पास जो वेट है वो W2 है। अब हमको निकालना है वेट ऑफ वाटर। तो जो हमारा वाटर जो उड़ गया, जब हमने उसको गर्म किया तो जो हमारा वाटर निकल गया उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम W2 माइनस W1 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, है ना। और वेट ऑफ सॉलिड यदि हमको निकालना है तो हमको पता है ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पूरा पूरा हमारा सिर्फ यहाँ पे एयर और सॉलिड है, वाटर तो है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर का जो वेट है, कंटेनर के वेट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएंगे। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो W0 है, W0 क्या है, कंटेनर का वेट है ना। और इस तरीके से हम ओवन ड्राई मेथड से क्या निकाल लेते हैं, वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। अब इस पर कुछ पॉइंट है जो एग्जाम पे आते हैं, जैसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी मेथड होती है, तो हमारी जो ओवन ड्राई मेथड है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है ना। सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ी सा टाइम ज़्यादा लेता है। जैसे यदि बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे ले लेता है। अब अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग टाइम लेता है ये, है ना, या उसको अलग अलग तरीके से इसको गर्म करते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन है इसके। जैसे यदि हम यार बात करें, यदि हमारी ऐसी सॉइल है जिसमें ग्रेवल है,
है ना। तो उस कंडीशन पे इसको जो गर्म किया जाता है, कितने ओवन में जो गर्म किया जाता है 103 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, और कितने ओवन में कितनी देर के लिए रखते हैं इसको, 24 घंटे के लिए। ऐसे यदि हम बात करते हैं ऐसी सॉइल हमारे पास जो कि सैंड है, तो सैंड की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको 4 घंटे के लिए ओवन पे गर्म करते हैं। ऐसे यदि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, अब ये तो है हमारा ये हमको नहीं पता किस प्रकार की सॉइल है, तो हमने उसको 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया। लेकिन यदि हमको पता चल गया कि हमारी सॉइल कैसी है, ऑर्गेनिक सॉइल है, अब ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है हमारी, यदि इसको हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, है ना, जल जाएगी, बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारी, जो ऑर्गेनिक सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो हम इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं। यहाँ पर यदि ऑर्गेनिक सॉइल है, हमारा जो सॉइल सैंपल लेके आए हैं वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉइल है, तो उसके लिए हम कितना गर्म करेंगे, इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे। ऑर्गेनिक सॉइल में पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके की सॉइल कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा मक हो गया और पीट हो गया, ये किस तरीके की सॉइल है, हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है। यदि हमारी ऐसी सॉइल है जिसमें हमारा क्या है, जिप्सम है ना, जिप्सम है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको जिप्सम का फॉर्मूला पता है, उसमें क्या होता है, हमारा वाटर होता है। जब हम इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर देंगे तो जो उसका स्ट्रक्चरल वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिप्सम जो होता है, जिप्सम के लिए हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, यदि जिप्सम कंटेनिंग सॉइल है हमारी तो उसको हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि टेम्परेचर हम 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखते हैं। अब टेम्परेचर हमारा किसी भी कंडीशन पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर हमारा यदि 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चरल वाटर है ना, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, उस पर जो वाटर प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चरल वाटर है, वो हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना। जब वही रिमूव हो जाएगा, जब हमारा स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, सॉइल तो बचेगी नहीं हमारी, है ना। जैसे इस पर यदि एक चीज़ ये याद रख सकते हैं कि जैसे हमारा कोई भी सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल का कोई पार्टिकल है तो वो कुछ इस तरीके से है, तो इस पे जो वाटर प्रेजेंट होता है, इस पे जो H2 है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है। किससे किससे मिलकर बनी होती है, एयर, सॉलिड और वाटर। अब वाटर है मतलब उस पर कहीं ना कहीं उस पर H2 मतलब वाटर होगा ही होगा, है ना, वाटर है ही, तो ये स्ट्रक्चरल वाटर ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर वो सॉलिड कहाँ रह जाए, मतलब वो फिर सॉइल सैंपल कहाँ रह जाएगा, सॉइल का अपनी जो खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, उसकी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो इस कंडीशन, इसलिए हम क्या करते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम इसको गर्म नहीं करते हैं। अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर वैसे ये इरीगेशन के पार्ट है ना, जो सॉइल स्ट्रक्चर है इस पर किस किस तरीके का वाटर प्रेजेंट होता है ना। तो सबसे पहले तो इसके जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस पर स्ट्रक्चरल वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसकी सरफेस में, इसकी जो सरफेस में जो ये वाटर है, इसकी सरफेस में जो ये वाटर है हमारा जो चिपका रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब वाटर। और एब्जॉर्ब वाटर के बाहर जो वाटर रहता है, इसके बाहर मतलब देखो, अभी तो जो उसकी सरफेस पे वाटर चिपका हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब वाटर बोलते हैं। इसके बाहर जो वाटर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। बेसिकली जब हम इसको गर्म कर रहे होते हैं तो गर्म करने पे ओवन ड्राई मेथड में हम इसका जो एब्जॉर्ब वाटर है और कैपिलरी वाटर को ही रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे जिससे कि हमारा इसका स्ट्रक्चरल वाटर ही रिमूव हो जाए, है ना। एक कैपिलरी वाटर के अलावा एक प्रकार का वाटर और होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सबसे बाहर वाला है क्या, हमारा ग्रेविटी वाटर। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। तो ओवन ड्राई मेथड में हमने क्या किया, सैंपल लेके आए, उसको गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद हमने उस पर क्या कर दिया, उसका वेट ले लिया, तो हमको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा और वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा यदि कंटेनर को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एक्यूरेट मेथड होती है, वाइडली अडॉप्ट करते हैं, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टाइम टेकन होती है ना। अलग अलग तरीके की सॉइल के लिए अलग अलग तरीके से हम इसको गर्म करते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरीके से याद कर सकते हो कि यदि ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसको हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म करेंगे। इनऑर्गेनिक सॉइल है तो हम उसको 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा उसका एब्जॉर्ब वाटर और कैपिलरी वाटर रिमूव हो जाए, है ना। लेकिन इतना गर्म नहीं करना कि उसका स्ट्रक्चरल वाटर ही ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास टॉर्सन बैलेंस मेथड। अब टॉर्सन बैलेंस मेथड की यदि हम बात करते हैं तो टॉर्सन बैलेंस मेथड इसी का जो ओवन ड्राई मेथड है, ओवन ड्राई मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है ना। इसमें होता क्या है बेसिकली, तो हमारे पास ये एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर हमारा सॉइल सैंपल रखा हुआ है और इस पर एक ये लाइट का सोर्स है या हीट का सोर्स है जिससे हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही हैं और इससे हमारी क्या हो रही है, इस पर
ये जो सॉइल सैंपल है इस पे हमारा क्या हो रहा है, ये जो रेडिएशन है ये इसको क्या कर रही है, गर्म कर रही है। गर्म करेंगे तो जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। और जब हमारा कांस्टेंट वेट दिखाने लगेगा, कांस्टेंट हमारा वेट दिखाने लगेगा, उस टाइम पे हम समझ जाएंगे कि इसका मॉइस्चर क्या है, रिमूव हो चुका है। अब स्टार्टिंग में जो वेट था और जो आप कांस्टेंट वेट है उस पर से यदि उस इनिशियल वेट को और जो कांस्टेंट जो वेट फाइनल हमको मिला उसको यदि माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। और जो लास्ट में वाटर मिला वो हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। उससे हम क्या निकाल लेंगे, वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। अब इस मेथड का क्या इसके फायदे हैं, हमको क्या एडवांटेज है इस मेथड का। तो इस मेथड में एक चीज़ है कि हम इस पर क्या करते हैं, ड्राइंग और वेइंग दोनों साथ में कर रहे होते हैं। हम मतलब हम जैसे जैसे इसको गर्म करते जा रहे हैं उसी टाइम पे हम इसका वेट भी करते जा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि जब बहुत सारी टाइप की ऐसी सॉइल होती हैं जब उनको हो सकता है फील्ड से लेकर आ रहे हैं तो उसका मॉइस्चर जो है उस पर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए या मॉइस्चर कम हो जाए, मॉइस्चर का लॉस हो जाता है ना, जिसके कारण एक्यूरेट वाटर कंटेंट हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये मेथड बेस्ट होती है। इस पे हम क्या करते हैं, इसमें दोनों चीज़ें साथ में हो रही होती हैं, ड्राइंग भी और वेइंग भी दोनों साइमल्टेनियसली चल रही होती है। और इस मेथड का यूज़ वहाँ पे करते हैं जो सॉइल होती है बहुत जल्दी क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। तो उस कंडीशन पे हमको टॉर्सन बैलेंस मेथड का यूज़ करना होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, जैसे हमारा ओवन ड्राइंग मेथड है ना, सेम वैसे ही हमारा इस पर भी क्या करते हैं, जैसे देखा होगा जैसे जब मूंगफली वगैरह को गर्म करते हैं, एक चैम्बर टाइप का रहता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मूंगफली रेत रहती है और रेत के नीचे से आग लगा देते हैं ना। उससे क्या होता है, हमारा जो मूंगफली वगैरह है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। ऐसे ही सेम फंडा यहाँ पर भी है कि हमने क्या किया, जो हमारा सैंड है, सैंड को हम नीचे से गर्म कर रहे हैं और ऊपर हमने सैंड के ऊपर क्या रख दिया, हमने उसके ऊपर रख दिया हमारा सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल रख देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो उसके ऊपर मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। जैसे जैसे सैंड गर्म होगी तो वो धीरे धीरे सॉइल सैंपल को भी गर्म करेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा जो उस पर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। बट ये हमारी ये मेथड क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती है ना। सैंड बाथ मेथड ये भी हमारी क्या है, फील्ड मेथड है, जल्दी हो जाती है लेकिन ये लेस एक्यूरेट होती है ना, एक्यूरेट नहीं हो सकती। हो सकता है कि हमारी जो सॉइल सैंपल का नीचे वाला पार्ट वो ठंडा रह जाए, ऊपर ऊपर जो है हमारा वो गर्म हो जाए, है ना। इस कारण से क्या करती है, लेस एक्यूरेट होती है। जनरली ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होती। अब ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सूटेबल क्यों नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि जब नीचे से सैंड को गर्म कर रहे हो तो जब सैंड को गर्म करोगे तो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम, है ना। और जब टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है वो क्या हो जाएगी, हमारी गर्म हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वो जल जाएगी, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारा ये क्या है, हमारा सुटेबल नहीं होती है ना। प्रोवाइडिंग इस पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको इस तरीके से हीट देनी होती ताकि पूरी तरीके से क्या हो सके, पूरी तरीके से उसका मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो सके। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, सैंड बाथ मेथड से वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड एग्जाम में पूछी जाती है। इस पर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सी होती है। तो सबसे क्विकेस्ट मेथड जो होती है हमारी वो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होती है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में हमारा 5 to 7 मिनट लगता है और जल्दी से हो जाती है। इसमें एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है हमारा मॉइस्चर टेस्टर इक्विपमेंट, है ना। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, इसमें हम कैल्शियम कार्बाइड के जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हमारी एक एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। और एसिटिलीन गैस जब प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है, एक कंटेनर में हमने क्या कर दिया, हमारे सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल के साथ हमारा क्या है, वाटर मिला हुआ है और उसमें हमने क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बाइड मिला दिया। कैल्शियम कार्बाइड मिलाएंगे तो जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, उस पर एक गैस जनरेट होगी और वो गैस हमारी होगी C2H2, मतलब एसिटिलीन गैस होगी। और वो जो कंटेनर है, कंटेनर की दीवारों पे क्या लगाएगी, प्रेशर को एक्सर्ट करेगी या प्रेशर जनरेट करेगी, है ना। तो बेसिकली इसी जो प्रेशर के हिसाब से हम इस वाटर कंटेंट को कोरिलेट कर देते हैं और उससे हमको क्या मिल जाता है, वाटर कंटेंट मिल जाता है ना। तो हम इस पर कितना प्रेशर मेजर हुआ, उस पर कितना, इस गैस के कारण, एसिटिलीन गैस के कारण कितना प्रेशर जनरेट हुआ, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि वाटर कंटेंट कितना होगा। इस प्रेशर को कोरिलेट कर देते हैं वाटर कंटेंट के साथ। अब इस पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो मेथड है हमारी, जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है हमारी, ये जो वाटर कंटेंट देती है वो किसके टर्म में देती है, टोटल वेट के टर्म में वाटर कंटेंट देती है ना। क्योंकि हमको पता है वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है हमारा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। लेकिन यहाँ पर जो ये वाटर कंटेंट मिल रहा है हमको, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट के टर्म में मिल रहा है। मतलब हमको जो ये वाटर कंटेंट मिल रहा है ये टोटल वेट के टर्म में मिल रहा है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक्चुअल वाटर कंटेंट कितना आएगा उसको निकालना पड़ेगा।
तो हमको जो ये दे रहा है इसको हमने मान लिया, हमको जो रीडिंग मिल रही है वो टोटल वेट के टर्म में मिल रही है। जो वाटर कंटेंट मिल रहा है हमारा वो किसके टर्म में मिल रहा है, टोटल वेट के टर्म में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक्चुअल वाटर कंटेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो हमारा क्या है, हमको पता वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो हमने क्या किया, हमको पता है वेट ऑफ सॉलिड को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम वेट ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर। हमने इस पे ऊपर और नीचे क्या कर दिया, टोटल वेट से डिवाइड कर दिया। तो टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट, वेट ऑफ टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट। जब अब हमको पता है कि ये कंडीशन इस टर्म में मिल रही तो हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है ना। तो बेसिकली ये वाटर कंटेंट के बराबर ही आ रहा है। तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा वाटर कंटेंट स्टार 1 माइनस वाटर कंटेंट स्टार। और यहाँ पर जो वाटर कंटेंट स्टार है वो किसके टर्म में, हमारा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट। इस टर्म में ही हमको रीडिंग मिल रही थी तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो हमको एक्चुअल वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल मेथड। तो एल्कोहल मेथड जनरली एग्जाम पर नहीं पूछी जाती, बस थोड़ी सा इस पर देख लेना कि इस पर क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या होती है, मेथिलेट स्पिरिट जो होती है ये एक ऑक्सीडाइजिंग का काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो सॉइल के साथ जब हम इसको मिला देते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो कैल्शियम कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की मेथड का यूज़ हम जनरली सॉइल कंटेनिंग जिस पे जिप्सम वगैरह मिला होता है वहाँ पर भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं एल्कोहल मेथड को। तो हमको बेसिकली एल्कोहल मेथड में याद ये रखना है कि इस पर क्या मिलाया जाता है, मेथिलाइड स्पिरिट मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड ये भी एग्जाम में कम पूछी जाती है, नाम याद रखना है कि रेडिएशन मेथड से क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली इस पे पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम रेडियो एक्टिव में, है ना। इस पे कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है रेडिएशन के लिए वो होता है कोबाल्ट 60, है ना। कोबाल्ट 60 नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा, है ना। और इस रेडिएशन को हम क्या करेंगे, किसी सॉइल सैंपल से पास कराएंगे। किसी सॉइल सैंपल से हमने इस रेडिएशन को पास कराया तो हमको एक बात अच्छे से पता है कि जो हमारा वाटर होता है वो गुड ऑब्जर्वेंट होता है रेडिएशन के लिए, है ना। रेडिएशन वेव जो है आसानी से ऑब्जर्व करता है वाटर। तो यदि हमारे सॉइल सैंपल पे मॉइस्चर कंटेंट होगा तो क्या कर लेगा, उस रेडिएशन वेव को क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, जिसके कारण उसकी जो इंटेंसिटी है जब आगे जाएगी, जैसे हमने इसको यहाँ से सॉइल सैंपल से इस रेडिएशन को, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को पास कराया तो ये क्या हो गया, इसकी जो इंटेंसिटी है सपोज दैट इनिशियल में क्या है वो इवन है, जो कि इस कोबाल्ट 60 से निकली हुई है। जब इस सॉइल सैंपल से हमने इसको पास कराया तो इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको सपोज दैट हमने नाम दे दिया E2। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमारे जो सॉइल में जो मॉइस्चर है उसने क्या कर लिया, उस रेडिएशन वेव को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो जो फाइनल जो हमको रेडिएशन मिलेगा, जो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा वो क्या होगा, E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, E2 की वैल्यू कम होगी। तो हम जो लॉस हुआ वो निकाल सकते हैं। तो लॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 माइनस E2 के बराबर। अब ये जो हमारा जो लॉस हुआ ये इसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ, वाटर कंटेंट के साथ। मतलब जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा, जितना ज़्यादा हमारा लॉस होगा उतना ही ज़्यादा उस पर क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा, है ना। सीधी सी बात है, यदि वाटर हमारा एब्जॉर्व कर रहा है इस रेडिएशन वेव को, यदि ज़्यादा वाटर होगा वो तो ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, E2 की वैल्यू उतनी ही क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। इसको यदि हमने इस तरीके से लिखा कि वाटर कंटेंट प्रोपोर्शनल है हमारा लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के, है ना। जब हमने इसका प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, रेडिएशन कांस्टेंट, जिसको हम K बोलते हैं। इसके लिए हम इस K के हिसाब से अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको पता चलते जाएगा वाटर कंटेंट क्या आएगा, ठीक है, अलग अलग सॉइल के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना। पिक्नोमीटर मेथड का जो यूज़ करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं और वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जब हम वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, तभी हम वाटर कंटेंट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस तरीके से कैलकुलेट करता है पिक्नोमीटर, उसके बाद फिर हम वाटर कंटेंट निकालना सीखेंगे, है ना।
पिकोनोमीटर मेथड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब एई वगैरह के एई जेई के एग्जाम में पूछ लेता है कि किस प्रकार की सॉइल के लिए सुटेबल होता है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल क्यों होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल क्यों नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पिकोनोमीटर सबने अपने कॉलेज में देखा होगा। पिकोनोमीटर एक कॉनिकल बॉटल टाइप की होती है ना, ग्लास की होती है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है 900 ml होता है। ठीक है, क्या किया है हमने इस पे, सबसे पहले हमने पिकोनोमीटर ले लिया और पिकोनोमीटर का वेट ले लिया। सपोज दैट वो वेट क्या है हमारे पास W1 है ना, एम्प्टी है, अभी उस पर कुछ फिल नहीं है, सिर्फ हमने उस पिकोनोमीटर का वेट ले लिया जिसको हमने W1 दे दिया। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो हमको क्या लेनी है, ड्राई सॉइल सैंपल लेना है। कैसा सॉइल सैंपल लेना है हमको, ड्राई सॉइल सैंपल लेना है। जब हम ड्राई सॉइल सैंपल ले लेंगे, ड्राई सॉइल सैंपल का मतलब क्या है, जिसमें हमारा एयर हो और सॉलिड्स हो, वाटर ना हो, है ना। तो हमने क्या लिया, ड्राई सॉइल सैंपल लिया, जिसका वेट हमारा क्या हो जाएगा W2। ये पूरा फुल नहीं है, इससे ये यहाँ कहीं तक ही हो सकता है, ये यहाँ कहीं तक हमारा सॉइल सैंपल है, इतने में आया हो, इतने पोर्शन में हमारा हो सकता है ये ड्राई सॉइल सैंपल। पूरा पिकोनोमीटर पैक नहीं है ड्राई सॉइल सैंपल से, है ना। तो इसका जो वेट है इसको हमने ले लिया W2। W2 किसके बराबर है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल सैंपल के। फिर हमने क्या किया, फिर से हमने पिकोनोमीटर पे, अब ये जो हमारे पास ये सॉइल थी, सॉइल पे हमने क्या कर दिया, इस पर हमारे क्या आ गए, वाटर, मतलब जो सॉइल था हमने उस पर पूरी तरीके से क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। बेसिकली यदि ये ड्राई सॉइल है तो इस पर क्या होने वाले हैं, एयर होगी और सॉलिड होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर जो एयर बची थी उस पर हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, पूरा इस पिकोनोमीटर को पूरा पैक कर दिया, किससे, वाटर से। जब हम वाटर से पैक कर रहे हैं तो हमारे ये यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर बबल बन रहे होते हैं। पिकोनोमीटर के जो टॉप पोर्शन पे ये यहाँ पर क्या बन रहे होते हैं, बबल बन रहे होते हैं। तो उन बबल को हमको पिपेट की सहायता से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल पे जो हमारे बबल बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं, उनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने फाइन ग्रेन सॉइल यूज कर ली तो फाइन ग्रेन सॉइल में बहुत बारीक एयर बबल बनते हैं, जिसके कारण हम उसका वॉल्यूम ऑफ एयर को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके कारण हम पिकोनोमीटर मेथड का यूज जनरली हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने इस पे क्या कर दिया, पूरी तरीके से सॉइल जो थी हमारी, उस सॉइल पे हमने वाटर को फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, पिकोनोमीटर में खाली इसका वेट ले लेंगे, इसका वेट हो जाएगा W3। ये W3 क्या है हमारे पास, इस पे क्या है हमारे पास, सॉइल भी है, वाटर भी है और एम्प्टी कंटेनर भी है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, उसी कंटेनर में अब हम क्या कर देंगे, सॉइल हटा के पूरी तरीके से हमने इस पे क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, है ना। अब इस पे पूरा क्या है, वाटर है। तो इस पे जो W4 वेट होगा उसका वेट कर लिया, तो जो वेट मिला हमको क्या क्या है, उस पर वेट ऑफ कंटेनर है प्लस वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, यहां तक की चीज समझ में आई। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ 4 स्टेप किए हैं हमने। सबसे पहले वेट ऑफ कंटेनर ले लिया, फिर हमने ड्राई सॉइल सैंपल ले लिया, प्लस हमने सॉइल के साथ वाटर फुल कर दिया, और फिर फोर्थ कंडीशन पे हमने कर दिया, पूरी बॉटल को हमने वाटर से फिल कर दिया। अब हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हमने, लास्ट क्लास में देखा था हमने। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, है ना। ये इसको लास्ट क्लास में भी समझाया था ये क्या होता है। तो हमने क्या ले लिया, वेट ऑफ सॉलिड ले लिया, और हमको निकालना वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर लेना है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसके बराबर लेना है, सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर ही हमको वाटर का वॉल्यूम लेना है। तो हमारा क्या आएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। ठीक है, अब बस हमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये याद रखना है, जैसे ये सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा सॉलिड का वॉल्यूम है, ये हमारा सॉलिड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। तो इसी के बराबर ही हमको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना है ना। तो जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन में क्या होता है, वेट ऑफ वाटर किसका लेना, हमको इसका वेट लेना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो ठीक है लेकिन हम वेट तो ले सकते हैं ना, इसका वेट निकाल सकते हैं इसका। इस वाले वाटर का हमको क्या करना है, वेट निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम लेके चलना है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी में यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना। और फिर हमको इसका वेट निकालना है, हमको फाइनली चाहिए ये वाला वेट, इस वाले वाटर का वेट चाहिए है हमको। तो यही हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। कौन सा वाटर, ये वाला वाटर जिसका सॉलिड का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड किस तरीके से निकाल सकते हो, तो वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या है, हमारे पास ये सॉइल सैंपल है और इसमें क्या एयर, और एयर का तो कुछ वेट होता नहीं है, और सॉलिड्स हैं और कंटेनर है, और एक कंटेनर ये है। तो इस कंटेनर के इस वाले कंटेनर को माइनस कर देंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, सॉलिड का वेट मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ हमारा W2 माइनस W1। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना है इसका वेट ऑफ वाटर।
इतने पोर्शन का हमको वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो जब हमको इतने पोर्शन का वेट ऑफ वाटर निकालना है तो हम क्या करें, टोटल वाटर में से सबसे पहले तो हम कंटेनर को माइनस करते हैं तो हमको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इस वाटर में से हम इतने वाटर को माइनस कर दें तो हमको इतने वाटर का क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो हमने वही किया, क्या किया हमने, क्या किया, इस टोटल वाटर में से हमने क्या किया, इस टोटल वाटर में से हमने क्या कर दिया, सॉलिड्स को माइनस कर दिया तो हमको ये वाला वाटर मिल गया। तो सबसे पहले तो हमको ये वाटर मिला और ये वाटर पहले था, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमको ये वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या किया, W4 माइनस W1, W4 माइनस W1 तो ये टोटल वेट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से हमने सॉलिड हटा दिया तो हमारे पास सिर्फ ये वाला वाटर बचा। तो हमारे पास क्या आ गया, W3 माइनस W2, तो हमको ये वाटर मिला। इसमें से हमको सिर्फ ये वाला निकालना, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, ये वाले और ये वाले को, तो हमारे हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एक नंबर याद कर लो सीधे सीधे, है ना, 21, 41, 32, और हमको ये चारों कंडीशन याद रखने की ये कैसी हैं, तो आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा, 21, 41, 32। ठीक है, अब हमको ये जब ये फॉर्मूला मिल गया, इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी कि हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा किसी और टेम्परेचर पर कैलकुलेट नहीं करते। यदि कैलकुलेट करना होगा तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसी की हेल्प से। कैसे, क्योंकि हमको पता है GS इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता है ना, जबकि अलग अलग कंडीशन के लिए यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है हमारा चेंज हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू GS इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन यदि हम बात करें यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ये चेंज नहीं होगा, है ना। जब ये चेंज नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं GS यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी सहायता से हम किसी भी टेम्परेचर में स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, अभी तो हमने निकाला क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमको निकालना, हम पढ़ के रहे थे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया जी, और GS क्यों निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों निकाला, क्योंकि हमको वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हमको पता होगा तभी हम वाटर कंटेंट निकाल पाएंगे, है ना। तो बस जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे थे वैसे ही हमको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट भी निकालना है। बस हमको इस पर पहले से क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होती है। और दूसरी चीज़ हमको ये याद रखना है, जब हम यहाँ पर जब स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख रहे थे या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पर ड्राई सॉइल सैंपल लिया था, लेकिन जब हम वाटर कंटेंट ले रहे हैं, वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं, तो हम जहाँ से हमको सॉइल लेके आनी है वो सॉइल हम उस साइड से या कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ पे भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ से सॉइल लेकर आएंगे और उस सैंपल को लेंगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मॉइस्ट सॉइल सैंपल बोल रहे हैं यहाँ पे। जबकि हमारा ड्राई सॉइल सैंपल था, यहाँ पे हमारा मॉइस्ट सॉइल सैंपल था। बस बाकी प्रोसेस सेम है हमारी। अब हमको निकालना वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करने में जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है हमको ये याद रखना है, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास वाटर कंटेंट का फॉर्मूला। और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। वेट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, W3। मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं 21 और 34। जैसे यहाँ पर याद किया था 21, 41, 32, ऐसे यहाँ पर याद रखना 21, 34 ये कर लेंगे। इसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले निकाली हुई तो GS माइनस 1 डिवाइड बाई GS। अच्छा, इसका डेरिवेशन है इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन जब आएगा तब पूरा इस वैल्यू पे ही इस फॉर्मूले में ही वैल्यू को पुट करनी है ना। तो हमको ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फाइनली हमको ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला याद रखना है, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W3 माइनस W4 मल्टीप्लाई करेंगे GS माइनस 1 डिवाइड बाय GS। और यहाँ पर ये याद रखना है, सब लोग भूल जाते हैं इसको, जब क्वेश्चन आता है इसका सॉल्व करने के लिए तो ये -1 होता है साथ में, -1 को भूल जाते हैं। तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने कितनी मेथड पढ़ ली, 6 मेथड पढ़ ली सारी वाटर कंटेंट इसको निकालने की, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट इक्वल टू, मैंने बताया था क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, बल्क यूनिट वेट का डिटर्मिनेशन करना है कि हम यदि किसी साइट में गए हैं तो वहाँ पे हमारी या तो
फील्ड में है तो उस जो सॉइल पे हमको क्या करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए हमको उसका क्या पता होना चाहिए, बल्क यूनिट वेट पता होना चाहिए, है ना। बल्क यूनिट वेट मतलब वो टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होती हैं, उनमें से कुछ मेथड है, जैसे हमारे पास कोर कटर मेथड है ना। कोर कटर मेथड के बाद हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, और हमारे पास वाटर बलून मेथड है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी कोर कटर मेथड है और एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। अब देखते हैं कोर कटर मेथड में हमारा होता है क्या है। हमारे पास एक कोर होता है, उस कोर का वॉल्यूम हमको पहले से पता होता है ना। जनरली जो कोर होता है वो आयरन का बना होता है और उसकी जो एजेस हैं वो शार्प रहती हैं, है ना। इसकी जो डायामीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जो हाइट रहती है अप्रोक्सीमेट 12.5 सेंटीमीटर की रहती है। इससे हम इसका वॉल्यूम, जो इस कोर का जो वॉल्यूम है वो हमको जनरली पता रहता है अप्रोक्सीमेट, ये हमारा 987.7, जिसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। ये आप बेसिकली एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि दोनों साइड से खुला हुआ होता है। अच्छा, कोर कटर मेथड जो है किस तरीके की सॉइल के लिए सुटेबल होता है, तो ये हमारा जो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है। किस तरीके की सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, है ना, या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए या सॉफ्ट सॉइल के लिए। जैसे हमारी क्ले हो गई तो उस तरीके की जहाँ पे सॉइल है वहाँ पे हम कोर कटर मेथड का यूज़ करते हैं। इस कोर कटर मेथड का ही दूसरा नाम हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव मेथड। डिस्ट्रक्टिव मेथड क्यों होता है, क्योंकि जब हम इस टेस्ट को कर रहे होते हैं या हम किसी फील्ड में हैं तो जहाँ की हमको सॉइल का बल्क यूनिट वेट चाहिए है, हम वहाँ की सॉइल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब हमको इस कोर को क्या करना होता है, उस ग्राउंड सरफेस में पंच करना होता है, जिसके कारण हमारी सरफेस खराब हो जाती है। इस कारण से इसका जो नाम है, इसको डिस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोर टेस्ट में हम करते क्या हैं, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा कोर है ना, इस कोर को हम अपने ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड सरफेस में क्या करते हैं, पंच कर रहे होते हैं। पंच करने के बाद हम उस जो सॉइल है हमारी, उसका जहाँ पे हमने इसको पंच किया है, ये हमारी सॉइल है, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको पंच किया है ये हमारी सॉइल इस पर फिल हो जाएगी और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब इनिशियल में हमने इसका कंटेनर का जो वेट था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था, और जो हमारी जब हमने पंच किया और उसके बाद जब हमारा जो कोर था उसको हमने जब निकाला तब हमने उसका वेट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फाइनल वेट निकाला और जो इनिशियल कंटेनर का वेट था दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको सिर्फ सॉइल मास का वेट पता चल जाएगा। अब हमको पता है बल्क यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको पता है कितना है कोर का, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। अब वेट और निकाल लेंगे तो वेट कैसे निकल के आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा W2 माइनस W1। W1 क्या है, कंटेनर का वेट है, W2 क्या है, कंटेनर प्लस सॉइल मास का वेट है। तो जब W2 माइनस W1 कर देंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो हमको बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। इस तरीके से हम कोर कटर मेथड से बल्क यूनिट वेट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है जनरली हमारी फील्ड मेथड है ना। जनरली इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में हम फील्ड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो बहुत आसान है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कुछ नहीं है, ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस में जहाँ की हमको जिस सॉइल की, सपोज दैट हमारी ये सॉइल है, इस सॉइल का हमको क्या निकालना है, बल्क यूनिट वेट निकालना। तो जहाँ उस सॉइल का हम क्या करेंगे, उसका यहाँ से हमने सॉइल निकाल ली, कुछ वॉल्यूम की हमने सॉइल निकाल ली, है ना। इस पर गड्ढा कर दिया और गड्ढा करके जितनी जो सॉइल थी हमारी उसका हमने क्या कर लिया, उसका हमने उस सॉइल सैंपल का हमने यहाँ पर ले जाके इसका वेट कर लिया। अब हमको वेट तो पता चल गया, हमको फाइनली निकालना है यहाँ का वॉल्यूम। तो हमारे पास एक ऐसा स्पेसिमेन होता है, सिलेंडर कौन शेप का सिलेंडर होता है हमारा, उसको हमने लगाया, इसमें सैंड फिल होती है ना, इसमें हमारी सैंड फिल होती है। अब ये वाला पोर्शन है हमारा, इसका जो ये वाला पोर्शन है, इस पे इसका कितना वॉल्यूम होगा ये हमको पहले से पता होता है ना। ऐसा फिनोमेना होता है या स्पेसिमेन होता है हमारा जिसका हमको वॉल्यूम पता होता है, ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन का हमारा वॉल्यूम पता होता है। अब यहाँ से जो सैंड है वो जाएगी नीचे। अब जैसे जैसे ये सैंड नीचे खिसकती जाएगी तो ये वाली जगह क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। सपोज दैट ये x डिस्टेंस नीचे आ गया या x हाइट नीचे आ गया है, तो इसका जो एरिया है, एरिया के सपोज इसका कुछ एरिया, क्रॉस सेक्शन में कुछ एरिया रहा होगा इसका, ऐसे पीछे साइड में कुछ एरिया रहा होगा, एरिया से इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, साइड का मल्टीप्लाई कर दें, जितना सैंड नीचे चली गई है तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और ये वॉल्यूम किसके बराबर है, ये वॉल्यूम किसके बराबर, क्योंकि जो सैंड यहाँ से जाएगी वो यहाँ पर भी फिल होगी और यहाँ पर भी होगी, और इसका वॉल्यूम तो हमको पहले से पता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो ये नीचे गई, ये जो नीचे हाइट तक ही हमारी सैंड पहुँच गई है, वो हाइट तक के लिए यदि वॉल्यूम निकालना चाहें तो किसके बराबर होगा, वी अल्फा प्लस वी के बराबर होगा। अब यहाँ से यदि हमको वेट तो पहले से पता चल गया है और यूनिट वेट निकालने के लिए हमको वॉल्यूम और चाहिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कौन सा वॉल्यूम चाहिए, ये वाला वॉल्यूम चाहिए। तो इस वाले वॉल्यूम के लिए हम क्या कर देंगे, ये वाले वॉल्यूम में से क्या हो जाएगा, हमको पता है ये क्या है, AX क्या है, वॉल्यूम है जितना हमारा नीचे चली गई हमारी सैंड, और ये किसके बराबर, वी अल्फा प्लस वी के बराबर है। इसने इतनी डिस्टेंस को, इतनी वॉल्यूम को इसने फिल कर दिया,
जितना ये नीचे गया इसने इस वॉल्यूम को फिल कर दिया, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जितना हमारा इसने सैंड ने फिल किया। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, AX माइनस वी अल्फा, है ना। वी अल्फा हमको पहले से पता होता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, AX माइनस वी अल्फा, और टोटल वेट हम पहले निकाल चुके हैं, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वाटर बलून मेथड। वाटर बलून मेथड और ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है। ग्राउंड सरफेस में से फिर से जिस सॉइल का हमको बल्क यूनिट वेट निकालना है उसका हम क्या कर लेंगे, कुछ वेट हम यहाँ से हमने इस सॉइल को निकाल लिया और हमने इसका वेट कर लिया वेइंग मशीन से। तो हमने सबसे पहले वेट तो निकाल लिया, अब वेट के बाद हमको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। जितना यहाँ पे गड्ढा हुआ, जितने गड्ढे, इस गड्ढे में से जितनी हमने क्या निकाली है, सॉइल मास को निकाला हुआ है, उसका वेट निकाल लिया। अब इस पोर्शन जितनी जगह से हमारी सॉइल गई है उसको वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इस पर हमने इस पर बलून बिछा दिया। बलून बिछाने के बाद हमने क्या कर दिया, अब जो बलून रहेगा हर एक जगह का प्रॉपर शेप ले लेगा, यहाँ पर जहाँ से हमारी मिट्टी गई है ना, जहाँ से हमारी सॉइल गई है उसने शेप भी ले लिया बलून ने। और फिर हमने क्या कर दिया, उसको वाटर से फिल कर दिया। वाटर से फिल करने के बाद हम क्या कर लेंगे, बलून को फिर से निकालेंगे और उसका आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पर वाटर भरा हुआ बलून में, है ना। तो उसका हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम जैसे निकाल लेंगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, हमको बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। आसान है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस प्रकार की सॉइल के लिए होता है, तो ये ऐसी सॉइल जिसमें लम्स होते हैं, है ना, या हाईली प्लास्टिक स्टिकी सॉइल के लिए या कोहेसिव सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसी सॉइल जिस पर लम्स है, मतलब जो आपस में क्या है, कुछ इस तरीके से चिपकी हुई हैं, कोहेसिव सॉइल है बिल्कुल, है ना। अब कोहेसिव सॉइल है तो हम इसको किस तरीके से करते हैं इस टेस्ट को, तो सबसे पहले हमको जहां से सॉइल जिस जगह पे हमको क्या करना है, सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकालना है, वहां के हम क्या करेंगे, सॉइल लेके आएंगे। और वो सॉइल हमारी कैसी है, लम्स के फॉर्म में होती है हमारी वो सॉइल, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसका प्रॉपर शेप देके उसको हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम करके उसको हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं। प्रॉपर इसका क्या बना लेते हैं, सैंपल बना लेते हैं। और सैंपल बनाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका वेट कर लेते हैं। सपोज दैट इसका वेट क्या है, हमारे पास W1 है। इसका जो वेट है हमारे पास वो क्या है, W1। अब हमको यहाँ पर वेट तो पता चल गया, इस सॉइल सैंपल का हमको वेट पता चल गया, क्योंकि हमने वेइंग मशीन से इसका वेट कर लिया। हमको इस सॉइल सैंपल का क्या चाहिए है, वॉल्यूम चाहिए है। अब हमको ये पता है कि यदि हम इसको किसी वाटर में तो डाल नहीं सकते, वाटर में डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लम्स के फॉर्म में, तो हमको पहले तो इस सॉइल सैंपल को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। इकट्ठा करके तभी रख सकते हैं जब हम क्या कर देंगे, इस पर वैक्स कर देंगे। हमने क्या कर दिया, इस सॉइल सैंपल के चारों तरफ पैराफिन वैक्स लगा दी, ठीक है, या कोटिंग कर दी, वैक्स की कोटिंग कर दी। अब इस वैक्स का हमको क्या है, यूनिट वेट ऑफ वैक्स हमको पता होता है कि कितना होगा, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना है इस सॉइल सैंपल का। बेसिकली हमारा मेन काम क्या है, हमको इस सॉइल सैंपल का वॉल्यूम निकालना। तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम यदि बात कर रहे हैं, ये जो हमने पैराफिन वैक्स की जब कोटिंग कर दी, तो अभी तो इसका इनिशियल वेट क्या था, सॉइल सैंपल का वेट W1 था। बाद में यदि हम देखेंगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट हमने ले लिया तो इसका वेट हो जाएगा W2, और W2 किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सैंपल प्लस वेट ऑफ वैक्स के बराबर। यदि हमको यहाँ पर वैक्स का वेट निकालना, तो वैक्स का वेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1, तो हमको वैक्स का वेट पता चल जाएगा। हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा सैंपल था जिस पे कोटिंग है पैराफिन की, उसको हमने वाटर पे एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमारा पूरी तरीके से वाटर फुल है, इस कंटेनर में हमारा पूरी तरीके से वाटर फुल है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, अपनी सॉइल जो हमारा सैंपल था जिस पर कोटिंग थी, उसको हमने क्या कर दिया, इस पे कंटेनर में डाल दिया। जैसे ही हम कंटेनर में डालेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, कुछ वाटर हमारा इस कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर। इस डिस्प्लेस्ड वाटर का हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। सपोज दैट इसका जो वॉल्यूम निकल के आया है वो वॉल्यूम क्या है, हमारा V1 है। इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, पैराफिन वैक्स के वॉल्यूम के प्लस सॉइल सैंपल जो था हमारा उसके वॉल्यूम के, है ना। तो वही लिखा हुआ V1 किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स। अब हमारा मेन काम क्या था, हमको निकालना था इस सॉइल सैंपल का वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V1 मतलब टोटल जो इस पे से ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ V1 माइनस Vmax। Vmax मतलब वॉल्यूम ऑफ वैक्स। यहां से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल क्लियर, ये V1 तो हमको पता है कि कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वैक्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जी वैक्स। क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी वैक्स की निकालें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे हम वैक्स की निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वैक्स हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो यहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं वैक्स का। तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स क्या निकल के आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकल के आ जाएगा वेट ऑफ वैक्स डिवाइड बाय जी, यहाँ आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया वॉल्यूम ऑफ वैक्स की जगह। तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स की जगह जब हमने इसको पुट कर दिया तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ पर देखना, हमको निकालना बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट हमारा क्या होता है, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। तो पहले तो हमको इसका वेट तो पहले से पता है, वेट क्या है इसका हमारा W1 है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा क्या है V1 माइनस V मैक्स। तो V1 की वैल्यू ये पुट कर दी, V उसके बाद V वैक्स की वैल्यू कहाँ से पुट कर दी, V वैक्स की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर दी। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे, बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके। वाटर डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा ES में आया हुआ 2018 पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल इज कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ पैराफिन, है ना। हमको कैसी सॉइल दी हुई है, ड्राई सॉइल दी हुई है, और इस किसके साथ है, पैराफिन के साथ, है ना, कोटेड है। और उसका वेट दिया हुआ हमको 460 ग्राम। तो सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। हमको गिवन है वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल, ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, ये कितना दिया हमको 460 ग्राम, ठीक है। इट डिस्प्लेस्ड 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हेन इमर्ज्ड इन इट, मतलब हमको V1 की वैल्यू दी है, जितना वाटर हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ। तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा था उसको हमने क्या मान लिया था, V1 मान लिया था। तो हमको V1 गिवन है, कितना क्वेश्चन में गिवन है, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द पैराफिन इज फील्ड ऑफ एंड इट्स मास वाज फाउंड टू बी 9 ग्राम। हमको जो पैराफिन है, पैराफिन का जो मास दिया हुआ है, इसका जो मास दिया हुआ कितना दिया हुआ हमको, 9 ग्राम दिया हुआ है ना। तो हम आसानी से यहाँ पे मास ऑफ ड्राई सॉइल निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ ड्राई सॉइल कितना जाएगा, मास ऑफ ड्राई सॉइल आ जाएगा हमारे पास 460 माइनस 9, मतलब ये जाएगा 451 ग्राम, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स एंड पैराफिन आर, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.65। और उसके बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको वैक्स की दी हुई है, पैराफिन वैक्स की, वो दी हुई है हमको 0.9। वॉइड रेशियो हमको निकालने के लिए बोला कि वॉइड रेशियो किस तरीके से आएगा। अब हमको पता है कि जो ये फॉर्मूला यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए। तो बल्क यूनिट वेट जो निकालते हैं वो क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। हमको यहाँ पे ड्राई सॉइल सैंपल दिया हुआ है, तो हमारे पास जो गामा ड्राई होगा वो क्या होगा, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमको क्या दी हुई है, ड्राई सॉइल सैंपल दिया हुआ है। तो वेट सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे। तो वेट ऑफ सॉइल, किसका वेट लेना पड़ेगा हमको, सॉइल सैंपल का वेट लेना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉइल सैंपल हमारे पास कितना, मास ऑफ ड्राई सॉइल कितना आ गई हमारे पास, 451 आ गया है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल, तो ये कैसे निकल के आएगा, तो हमको पता है यदि ये निकालना हमको, तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V वैक्स, है ना। टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में से, क्योंकि हमको पता है जो ये वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ वो किसके बराबर है, जो वॉल्यूम हमारा ड्राई सॉइल सैंपल का था प्लस वैक्स का जो हमारा वॉल्यूम, वैक्स का जो पैराफिन वैक्स का जो वॉल्यूम था, वो दोनों मिलके हमारे क्या कर रहे थे, वाटर को डिस्प्लेस्ड कर रहे थे। ये दिख रहा है हमको, वाटर को डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V वैक्स। अब यहाँ से हमको पता है V1 माइनस V वैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V वैक्स, वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वैक्स या मास ऑफ वैक्स लिख सकते हैं अपन, क्योंकि मास के टर्म में दी हुई है वैल्यू, मास ऑफ वैक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो वैल्यू पुट करने में क्या आ जाएगी, V1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे कितनी गिवन है, 300 गिवन है, माइनस मास ऑफ वैक्स, मास कितना है वैक्स का, 9 ग्राम, डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी वैक्स की दी हुई है 0.9, और जो यूनिट वेट है हमारी, जो डेंसिटी टर्म में देंगे, क्योंकि मास के टर्म में बोल रहा है इसको, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 ग्राम पर cc।
तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 9, तो यह आ जाएगा 10। तो ये यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा 290 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हमको पता है ड्राई सॉइल का वेट कितना था हमारा 451 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 290 है ना, वॉल्यूम कितना हमारे पास 290। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 451 डिवाइड बाय 290, ये वैल्यू आ जाएगी 1.55 ग्राम पर सीसी। ठीक है, हमको क्वेश्चन पे बोला हुआ है वॉइड रेशो निकालने के लिए, तो हमको पता है फॉर्मूला ड्राई यूनिट वेट का जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1+E। यहाँ पे हमको वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगी, गामा ड्राई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.55। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है सॉलिड्स की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की कितनी होगी हमारे पास 2.65, ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय हो जाएगा 1+E। यहाँ से हम E कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना जाएगा 2.65 माइनस 1.55 डिवाइड बाय 1.55, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी E की 0.709। तो इस पे से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.71। आई थिंक सारे क्वेश्चन जो अभी तक जो समझाया वो समझ पे आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।